इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या फिर अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। नमस्कार दोस्तों, हॉरर पॉडकास्ट इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी हुई 2 कहानियां लेकर आया हूं। तो अब ज्यादा वक्त न जाया करते हुए सीधे कहानी को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अनिकेत है और मैं उत्तराखंड के कटारी गांव का रहने वाला हूं। यह घटना आज से 6 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उस घटना की एक एक तस्वीर मेरे जहन में कुछ इस तरह से छपी हुई है कि जिसे चाहकर भी मैं मिटा नहीं सकता। दरअसल दोस्तों, उस रात मैं शहर के लिए निकला था। मेरे गांव के सबसे आखिर में एक बस स्टॉप है, जहां से यात्री सफर के लिए बस चुनते हैं। ज्यादातर शहर में रहने की वजह से मेरा गांव में आना जाना कम ही रहता था। मेरी फैमिली भी शहर से ही थी, जिस कारण मुझे गांव के यातायात के नियम कुछ इतने मालूम नहीं थे। पर इतना मुझे पता चला था कि उस बस डेपो से आखिरी बस रात करीब 11 बजे के आसपास निकलती है और वो बस नालंदा घाट से होते हुए शहर रवाना होती है। मेरा भी सफर कुछ उसी तरह का था। मैं गांव आते वक्त ज्यादा कुछ सामान तो लेकर नहीं आया था। जमीन का छोटा सा काम था, तो अपने चाचा के यहां रुका हुआ था। मैंने अपनी एक बैग भर ली और मैं बस डिपो के लिए निकल पड़ा। उस बस डिपो के बारे में एक और अजीब बात मुझे पता चली थी कि वो बस डिपो एक कब्रिस्तान के ठीक बगल में है। तो देर रात में वहां का माहौल भी उतना ही डरावना हुआ करता है। खैर, मैं शहर का रहने वाला होने की वजह से मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मुझे अभी भी ठीक से याद है, जिस रात में निकलने वाला था उसी रात जोरों से बरसात हो रही थी और वो शायद अमावस की रात थी। शायद यही वजह थी कि मौसम और भी कहर ढा रहा था और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे उस रात किसी भी हालत में निकलना ही था, क्योंकि मेरी छुट्टी खत्म हो चुकी थी और दूसरे दिन मुझे ऑफिस ज्वाइन करना था। मेरे चाचा के घर वालों ने मुझे उस रात रुकने के लिए कहा, लेकिन मुझे तो जाना ही था। उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाकर उस रात मुझे वहां रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि अगले दिन चले जाओ। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा जाना सच में बहुत जरूरी है, तब घर के लोगों ने मुझे आखिर में एक चेतावनी दी। कहा कि जिस बस में भी तुम चढ़ो, ध्यान रखना कि उस बस में लोग आपस में बातचीत करते हो, वो जिंदा इंसान की तरह नॉर्मल हो, क्योंकि उसी रास्ते से एक बस गुजरती है, एक भूतिया बस। अगर गलती से तुम उसमें चढ़ गए तो उस बस से उतरना मुश्किल होता है, और अगर कहीं बस न मिले तो बीच रात में सफर करने के बारे में सोचना भी मत। सीधे घर चले आना और फिर कल सुबह चले जाना। अब मैं शहर का रहने वाला था, तो ऐसी बातों पर विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे वो सब बस झूठ और अफवाह लग रही थी। उन सब की तसल्ली के लिए मैंने उनकी बातों में हामी भरी और उन्हें टाटा बाय बाय करके मैं वहां से निकल गया। मैं अपना सामान लेकर बस डिपो के लिए निकल पड़ा था। मैं तय समय पर वहां पहुंच भी गया, लेकिन तब मैंने शायद ये अनुभव किया कि मुझे वहां आने में देर हो गई है, क्योंकि जो भी बसें वहां खड़ी थी वो सभी लगभग निकलने के लिए तैयार थी और मेरे लिए बस में जगह मिल पाना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि सारी बसें पैसेंजर से खचाखच भरी हुई थी। मुझे दूसरे दिन ऑफिस भी जाना था, तो रात भर खड़े होकर सफर करना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। ऊपर से सफर भी बहुत लंबा था, तो मैं दूसरी बस का इंतजार करते हुए वहीं रुक गया। कुछ देर बाद जब कुछ बसें गुजरी तो मुझे डेपो से दूर खड़ी एक सफेद बस दिखाई दी, जो उसी रास्ते पर थी, लेकिन बहुत दूर खड़ी थी। वो बस एकदम खाली मालूम पड़ रही थी। बस उसकी हेडलाइट्स जल रही थी। मैं बारिश में भीगता हुआ दौड़कर ही उस बस के पास चला गया। सोचा कि उसमें कोई तो होगा जिससे मैं पूछ लूंगा कि ये बस यहां से जाने वाली है या फिर यहीं रुकने वाली है। बारिश होने की वजह से मैं झट से बस के अंदर घुस गया, लेकिन तब मैंने पाया कि अंदर तो कोई नहीं था।
मैं अकेला ही पैसेंजर था, बाकी सारी सीटें खाली थी। ये चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैं बारिश की वजह से थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। मैं अपना बैग लेकर बस की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। जब मैंने आगे देखा तो सारी बसें डिपो छोड़कर निकल चुकी थी, मतलब ये आखिरी बस थी। मुझे अकेला इस तरह खाली बस में सफर करना ठीक तो नहीं लग रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, तो मैं बस किसी ड्राइवर या कंडक्टर के आने का इंतजार करते हुए वहीं बैठा रहा। तब मुझे मेरे चाचा की बात याद आ गई कि कब्रिस्तान की एक बस है जिसमें जिंदा लोग सफर नहीं करते, और वो बस इसी रास्ते से गुजरती है। वो बात याद आते ही मैं एकदम से चौंक उठा, लेकिन मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बारिश के अलावा वहां कुछ भी अजीब नहीं दिखाई दे रहा था, सब तो नॉर्मल और शांत था। तो मैंने सोचा कि भला ऐसे भी कहीं होता है, और मैं फिर से चुपचाप बैठ गया। अब काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अब तक वहां कोई भी नहीं आया था। मैं अकेला पैसेंजर था। इंतजार करते करते अब मुझे वहां अजीब सा लगने लगा था। घड़ी में वक्त देखा तो रात के 12 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। रात 11:30 बजे के करीब लगभग सारी बसें वहां से गुजर चुकी थी। सिर्फ मेरी बस अभी भी वहीं के वहीं खड़ी थी। दूर दूर तक कोई शोर नहीं था, और इस बात की वजह से अब मुझे थोड़ा बहुत डर का एहसास भी होने लगा था। मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ जरूर है, शायद इस बस से सफर करना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आखिरकार मैं उस बस से उतरकर घर वापस जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी कंडक्टर बस के अंदर चढ़ गया। कंडक्टर को आता देख मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। वो कंडक्टर अंदर आते ही सबसे पहली वाली सीट पर बैठ गया। शायद अब वो ड्राइवर और पैसेंजर के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ मिनट तक मैं कभी बस से बाहर तो कभी उस कंडक्टर को देख रहा था, लेकिन इतनी देर में उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और न ही मुझसे कोई बात की। तो थोड़ा इंतजार करने के बाद मैं खुद ही उठकर कंडक्टर के पास चला गया और मैंने उस कंडक्टर से पूछा, भाई साहब ये बस कितने बजे निकलेगी? लेकिन तब भी न उसने मेरी तरफ देखा और न ही मेरी बात का कोई जवाब दिया। मैंने फिर 1-2 बार उससे वही सवाल पूछा। तब मैंने सोचा कि शायद इस बस से उतरना ही ठीक होगा, और तभी उसने ठंडी आवाज में मुझे जवाब दिया, इस बस में चढ़ने वाले यात्री अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही नीचे उतर सकते हैं। मैं कंडक्टर की इस हरकत से और भी सोच में पड़ गया कि आखिर उसे इतनी जल्दी मालूम कैसे पड़ गया कि मैं बस से नीचे उतरने वाला हूं। लेकिन उसने मुझसे बात की, इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा। दूसरी बात यह कि वो किस मंजिल के बारे में बात कर रहा है ये मुझे पता ही नहीं था। मुझे भी अब थोड़ा गुस्सा आ गया और इसी कारण मैंने बस से उतरने का निर्णय ले लिया। मैं बस से नीचे उतरने के लिए बैग लेने पीछे गया ही था कि तभी कुछ पैसेंजर बस में सवार हो गए। उनके अंदर चढ़ने के बाद मैं फिर से अपनी जगह पर ही रुक गया। सोचा कि अब पैसेंजर आ रहे हैं तो मतलब बस निकलने ही वाली होगी। मैं रुककर वापस अपनी सीट पर बैठ गया और अब तक हुई बातों को मैंने मजाक समझकर छोड़ दिया। अब धीरे धीरे और भी लोग बस में दाखिल हुए और देखते ही देखते अगले 10 मिनट में पूरी बस एकदम खचाखच भर गई। शायद बस 2-4 ही सीटें खाली थी। अब मैं बड़ा खुश था क्योंकि मैं खाली बस में सफर नहीं करने वाला था। इसके तुरंत बाद बस ने धीमी रफ्तार में शुरुआत ली और फिर बस वहां से निकल पड़ी। लेकिन कुछ वक्त बाद मैंने महसूस किया कि कंडक्टर किसी का भी टिकट नहीं निकाल रहा। वो पहले जैसे ही अपनी जगह पर ही बैठा हुआ था। पूरे बस में गहरी चुप्पी थी, जो मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि अगर बस में इतने सारे लोग हैं तो थोड़ा बहुत तो शोर होना चाहिए था। यहां तक कि कोई भी एक दूसरे से भी बात नहीं कर रहा था। सारे पैसेंजर चुपचाप किसी पुतले की तरह अपनी सीट पर बैठे हुए थे। इतने लोग होने के बावजूद उस बस में एक अजीब सा सन्नाटा था। वो बस अब भी कम रफ्तार पर थी। मेरे बगल में जो शख्स बैठा था, मैंने उसे हाथ लगाते हुए पूछा,
भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? तब उसने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बस एकदम सीधा बैठा रहा। तो मैंने उसे दोबारा पूछा, पर इस बार भी उसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब मैंने उससे वो सवाल तीसरी बार पूछा तो बस में एक अजीब सी हलचल हुई। सब पैसेंजर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे गुस्से से घूरने लगे। इस हलचल ने मुझे बहुत हद तक डरा दिया था, लेकिन फिर भी मैं सीट पर बैठा रहा और तब बस भी अपनी रफ्तार से चल रही थी। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बस एक जगह पर अचानक से रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बस किसी जंगल में रुकी हुई थी। अब आगे क्या होने वाला था कुछ पता नहीं था। इस बार मैं सोच में पड़ गया कि ये बस यहां क्यों रुकी है। सोचा कि पुलिस वालों को या फिर घर वालों को फोन करना ही बेहतर होगा। मैंने अपना मोबाइल निकाल कर देखा तो उसमें जरा भी नेटवर्क नहीं था। लेकिन कुछ आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन में मेरे चाचा के कई सारे मैसेजेस आए हुए थे, जो कि बारिश की वजह से मुझे पता ही नहीं चला। सबसे पहले उन्होंने मुझे पूछा था कि मैं कहां पहुंचा हूं, और उसके नीचे और भी मैसेज थे जिसमें लिखा हुआ था कि बेटा आज अमावस की रात है और आज की रात तुमने घर से बाहर निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अगर तुम किसी गलत बस में चढ़ जाओ तो ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए तुम्हें खुद को मरा हुआ दिखाना है। देखने वालों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि तुम जिंदा हो, वरना वो तुम्हें मार देंगे। उनके ये मैसेज पढ़कर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अब मुझे उस बस में बैठे लोगों पर शक होने लगा था। हो न हो ये सभी मुर्दा लोग हैं, इसलिए इन सब का व्यवहार अजीब है। और तभी दो लोग उस बस में चढ़ गए। एक बहुत ही लंबा और पतला सा आदमी था, करीब 9 फीट ऊंचा, और उसके साथ एक औरत थी, अंदाजन 3 से 4 फीट ऊंची। उन दोनों को इस तरह अंदर आता देख मैं डर के मारे वैसे ही जम गया था। मुझे लगा ये जरूर कोई चोर या डाकू वगैरह होंगे, लेकिन वो दोनों लोग बस में बैठे लोगों को सूंघ रहे थे। वो देख मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मुझे चाचा ने मैसेज में बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदा इंसान हो ऐसे नहीं दिखाना है। मुझे इतना तो समझ आ चुका था कि बस में मौजूद जितने भी लोग हैं असल में वो सब मुर्दा है, इनमें से कोई भी जिंदा इंसान नहीं है। उसके बाद मैंने देखा वो दोनों ही बस में सवार ड्राइवर को सूंघ रहे थे और सबके चेहरे को सूंघते हुए वो आगे आगे बढ़ रहे थे। मुझे तो पहले इसका मतलब समझ ही नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद वो दोनों जिंदा और मुर्दा इंसान के बीच के फर्क को जांच रहे थे। और जब मैंने कुछ नजरों को देखा तो मेरी डर की सीमा ही नहीं बची। दरअसल कुछ मौकों पर मैंने देखा कि लोग तो अपनी पलकें तक नहीं झपका रहे थे। वो सारे के सारे लोग कठपुतली के समान बस बैठे हुए थे। मैं भी एकदम से शांत और स्थिर हो गया, क्योंकि वो लंबा शख्स देखने में एकदम राक्षस जैसा लग रहा था। खुशकिस्मती से वो मेरे तक आने से पहले ही वापस चला गया, शायद इसलिए कि मैं सबसे आखिर में कोने में बैठा हुआ था और वहां अंधेरा भी बहुत था। नीचे से कुछ आवाजें आई और वो दोनों बीच में ही नीचे उतर गए। मैंने भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा किया कि उस दानव ने मुझे कुछ भी नहीं किया, और फिर मैं इत्मीनान से उसी सीट पर बैठा रहा। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बस जा किस तरफ रही है, क्योंकि वो रास्ता कुछ और ही था। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद बस के सभी यात्री सिंघाड़ने लगे। वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगे। वो आवाजें इतनी भयानक थी कि मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकता। इसके बाद मैं भी वहां से थोड़ा खिसक कर बैठ गया, पर आवाजें ऐसी थी जैसे किसी की मौत हो गई हो और वो सारे लोग मौत का मातम मना रहे हो। अब मेरी हालत तो और खराब हो गई थी। मैं पसीना पसीना हो चुका था। लेकिन तभी रास्ते के बगल से एक दहाड़ने वाली आवाज सुनाई पड़ी, और उस आवाज को सुनने के बाद सारे पैसेंजर एकदम से शांत हो गए। मैं इस घटना के बाद पूरी तरह से सहम चुका था, लेकिन कुछ ही पल में बस फिर से चलने लगी। मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। अब मैं समझ चुका था कि क्यों घर वाले मुझे रात में सफर करने से मना कर रहे थे। मेरे लिए इसे समझना अब संभव था
क्योंकि ये मेरा खुद का सच्चा अनुभव था। मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था और अब इन सब से छुटकारा पाने के बारे में सोच रहा था। वाकई में वो बहुत ही डरावना था। ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि मैं किस हालत में था। मैंने हल्का खिड़की से बाहर झांक कर देखा। जब मैंने बाहर देखा तो पाया कि आगे एक चौराहे पर एक मोड़ है। उस मोड़ को देखकर मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि हो ना हो बस को वहां अपनी रफ्तार धीमी करनी ही पड़ती। और फिर मैंने अपना मन बना लिया कि कुछ भी हो, उस मोड़ के करीब बस जाते ही मैं तेजी से भागते हुए बस से नीचे कूद जाऊंगा। और फिर जैसे ही बस मोड़ के पास पहुंची, मैंने खिड़की से अपना बैग नीचे फेंक दिया और तेजी से भागते हुए दरवाजे की ओर चला गया। मैं अब दरवाजा खोलकर उस मोड़ पर कूदने को तैयार ही था, लेकिन तभी कंडक्टर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश करने लगा, झटपटाने लगा, लेकिन उसकी ताकत के आगे मैं अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। मैंने किसी तरह दूसरे हाथ से दरवाजा खोला और अपने आप को नीचे झोंक दिया, और फिर शायद तब मेरा हाथ उसके हाथ से छूट गया और मैं नीचे रास्ते के किनारे गिर पड़ा। अच्छी बात यह थी कि वो बस एक पल के लिए भी वहां नहीं रुकी। मुझे डर इस बात का था कि कहीं अगर बस रुक गई और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया तो मेरा बचना नामुमकिन था। लेकिन बस वहां बिना रुके ही आगे निकल गई। तब जाकर कहीं मेरी जान में जान आई। अब मुझे थोड़ी चोटें तो आई थी, पर खुशकिस्मती से मैं जिंदा बचा था। कुछ पल में ही वो बस रास्ते से कहां गायब हो गई पता ही नहीं चला। मैंने खुद को संभाला। घड़ी में वक्त देखा तो सुबह के लगभग 3:30 बज रहे थे। किसी तरह मैंने ब्रिज को क्रॉस किया और पास वाले एक गांव पहुंचा, और फिर उसी गांव से सही सलामत वापस अपने घर चला गया। बाकी जो कुछ मेरे साथ हुआ वो बहुत ही डरावना अनुभव था। दरअसल जब गांव में मैंने इस बारे में चर्चा की तो पता चला कि वो बस उसी कब्रिस्तान की है, और लोगों का कहना था कि हर अमावस्या या पूर्णिमा की रात को वो बस वहां से गुजरती है, जिस बस में सिर्फ मुर्दा सफर करते हैं। अगर कोई जिंदा इंसान गलती से भी उस बस में चढ़ जाता है तो जो इंसान बहुत खुशकिस्मत होता है वो बच जाता है, और जो बदकिस्मत होता है वो उसी बस में अपनी कब्र तक पहुंच जाता है। लेकिन इस घटना ने मुझे बहुत डरा दिया था, और इस घटना के बाद मेरी कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अकेला कुछ इस तरह के खाली बस से सफर कर सकूं। मेरा नाम अंकित है और मैं गुजरात का रहने वाला हूं। मेरे साथ हुई ये घटना 2013 की है, जब मैं मुंबई से गुजरात के लिए रवाना हुआ था। रात के करीब 9 बज रहे थे और मेरे साथ मेरा दोस्त भावेश भी सफर कर रहा था। हम दोनों भी अपने दोस्त की शादी का फंक्शन अटेंड कर मुंबई से निकल चुके थे, और अब रात भी काफी हो चुकी थी। हम दोनों को पता ही नहीं चला कि पार्टी के दौरान खाने पीने में कैसे इतनी रात हो गई। लेकिन अब हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना था। मुझे गाड़ी चलाने तो आती थी, लेकिन रास्ते का पता नहीं था, और भावेश का इसके बिल्कुल उल्टा था। उसने कई बार काम के सिलसिले में गुजरात से मुंबई ट्रैवल किया था, तो उसे रास्ता तो पता था, लेकिन गाड़ी चलानी नहीं आती थी। लेकिन मुंबई से निकलने के कुछ 2.5 या 3 घंटे बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद हम रास्ता भटक गए हैं। उस वक्त रात का करीब 1 बज रहा था और हम एक ऐसे रास्ते पर आ पहुंचे थे जो चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ था। रात का सन्नाटा अंधेरे को बयां कर रहा था, लेकिन अभी हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम सही रास्ते पर हैं। मैंने तो कभी भी रात में सफर नहीं किया था। मैं ज्यादातर दिन में ही ड्राइव करना पसंद करता था, और ऊपर से वो रास्ता भी मेरे लिए अनजान था। पर फिर भी मैं उसी रास्ते से गाड़ी भगाए जा रहा था। मैंने भावेश से कहा भी कि यार बहुत ही सुनसान रास्ता है, यहां आसपास कोई गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन भावेश का यही कहना था कि यह शायद कोई शॉर्टकट वाला रास्ता होगा। हम दोनों आपस में बातें करते हुए आगे जा ही रहे थे कि अचानक से भावेश जोर से चिल्लाया, देखो वहां सामने की तरफ क्या है। लेकिन जब मेरी नजर सामने की तरफ पड़ी तो वहां पर मुझे बस अंधेरा ही दिखाई दे रहा था, और उसके अगले ही पल भावेश एकदम से चुप हो गया
मुझे समझ में नहीं आया कि भावेश को अचानक ऐसा क्या दिख गया था कि वो इतनी जोर से चिल्लाया था। तो मैंने गाड़ी को धीमा करते हुए भावेश से पूछा, अरे क्या हुआ, कोई भूत ऊत देख लिया क्या? लेकिन भावेश ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके कुछ देर बाद भावेश फिर से चिल्लाने लगा, जैसे उसने अभी अभी किसी भूत को देख लिया हो, और वो बार बार यही बात दोहरा रहा था कि गाड़ी के सामने कुछ तो है। भावेश की ये बातें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि ये जानबूझकर मुझे इस रास्ते पर लेकर आया है और अब वो मुझे डराना चाहता है। ये सोचकर मैं चुपचाप ड्राइव करने लगा। वो सच में घबराया हुआ था या सिर्फ घबराने का नाटक कर रहा था पता नहीं था, पर वो चुपचाप बैठा बस यहां वहां देख रहा था। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज तेजी से जंगल के अंदर से निकलकर गाड़ी के सामने से सड़क को क्रॉस कर गई है। मैंने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन आसपास अंधेरे के सिवाय मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि जरूर ये मेरा कोई वहम होगा, लेकिन मेरी ये सोच ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही पल में मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के बिल्कुल साथ साथ एक आदमी हवा में लहराए जा रहा था। उसकी स्पीड मेरी गाड़ी से भी ज्यादा तेज थी। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पता नहीं वह भूत था, प्रेत था, पर वो हमें रुकने का इशारा कर रहा था। तो मैंने गाड़ी को और तेज भगाया और वो आत्मा या भूत उसी अंधेरे में कहीं गायब हो गया। काफी दूर आगे निकल जाने के बाद मैंने अपने आप को संभाला और पानी की बोतल उठाते हुए थोड़ा पानी पी लिया। अब वो भूत, वो आदमी मुझे वहां पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे एक बार फिर यही लगा कि शायद मुझे इस रास्ते पर वहम होने लगा है। भावेश तो एकदम चुपचाप डरा और सहमा हुआ बैठा था। मैं भी उस रास्ते से नजर नहीं हटाना चाहता था, तो मैं बस चुपचाप ड्राइव किए जा रहा था। गूगल मैप में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हमें वो रास्ता पार करने के लिए बस 3 से 4 किलोमीटर की दूरी को काटना था। लेकिन उसी वक्त हमारी गाड़ी बीच रास्ते में ही अचानक से बंद पड़ गई। ऐसे हालात में गाड़ी को इस तरह बंद पड़ता देख मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। एक तो यहां पर मेरे साथ कुछ अलग ही हो रहा था, ऊपर से मेरी ये गाड़ी अब बंद हो चुकी थी। तो ऐसी हालत में किसी भी इंसान को गुस्सा आ जाता, लेकिन जब मैंने भावेश को देखा तो वो तो पसीने से तरबतर हो चुका था। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर भावेश इतना ज्यादा क्यों डरा हुआ है। उस भूत जैसे आदमी को देखने के बाद से वो एकदम से चुप हो गया था। अब तक तो मुझे यही लग रहा था कि ये सब बस एक वहम है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि जो सब मैं देख रहा था वो एक खौफनाक हकीकत है, जिसके साथ मैं काफी देर से रूबरू हो रहा हूं। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी गाड़ी के कांच पर अपना हाथ रखा है, लेकिन जब मेरी नजर गाड़ी के दरवाजे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। अगले ही पल गाड़ी को जोर का धक्का सा लगा और फिर भावेश जोर जोर से रोने लगा। बीच रास्ते में उसे ऐसा करता देख मैं भी बहुत बुरी तरह से डर गया था। भावेश रोते रोते अचानक से शांत हो गया और तब भावेश के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। उसके चेहरे का रंग अचानक से बदलने लगा। आंखें खिंची खिंची सी और लाल लाल दिखाई देने लगी। और तब भावेश ने कुछ कहा। तब मैं ये भी समझ गया कि भावेश का बाहरी बर्ताव ही नहीं बदला है, बल्कि उसकी आवाज भी बदल गई है। कुछ भयानक शब्दों में उसने मुझसे कहा, तुम दोनों ने इस जगह पर आकर अच्छा नहीं किया। अब तुम दोनों की मौत बिल्कुल तय है। मैंने पास पानी की बोतल को उठाते हुए भावेश के मुंह पर पानी की छींटें मारी। अचानक से भावेश थोड़ा होश में आ गया। मैंने भावेश को संभालते हुए कहा, भाई भाई अपने आप को संभाल, क्या हो गया है तुझे? वो तो किसी मासूम बच्चे की तरह सहमा हुआ था। इतना बोलकर मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब गाड़ी स्टार्ट होने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही थी। एक भी बार मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो मैंने भावेश को अंदर ही रुकने को कहा। उसके बाद मैं गाड़ी से नीचे उतर गया और देखने लगा कि गाड़ी में क्या खराबी है। जब गाड़ी को मैं चेक कर रहा था तब मुझे वहां पास ही एक झोपड़े जैसा कुछ दिखाई दिया। मैंने गाड़ी से टॉर्च ली और उस तरफ रोशनी मारते हुए देखा। वो एक झोपड़ा ही था, लेकिन काफी पुराना लग रहा था।
जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा कि शायद मेरे लिए यहां पर कोई मदद मिल जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी उस झोपड़े के पास जाना भी मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। फिर भी मैं हिम्मत करते हुए उस झोपड़े के करीब पहुंच गया। अंदर से मुझे अजीब सी आवाज आ रही थी, गिलगिलाहट जैसी आवाज, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को खाता है, उस तरह की आवाज। तो मैंने एक कोने से झोपड़े के अंदर झांक कर देखा। सामने का नजारा देखने के बाद मैं पूरा अंदर तक हिल गया था। झोपड़े के अंदर एक बहुत ही अजीब सा इंसान जैसे दिखने वाला जानवर था। उसका चेहरा लंबा था, बड़े बड़े सींग थे, बड़े बड़े नाखून भी थे। उसका पूरा बदन एकदम काला था। वो बिल्कुल जैसे किसी राक्षस जैसे दिखाई दे रहा था। एक ऐसा भयानक राक्षस जिसके पास इंसानी खून पीने से ही ताकत होती है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब मैंने उस राक्षस को किसी इंसान को खाते हुए देखा तो मानो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने देखा कि वो एक इंसान का शरीर लगातार नोच नोच कर खा रहा था। उसने पहले तो उस इंसान के पेट को अंदर से फाड़ दिया और फिर उसे आराम से खाने लगा। वो देख मेरा दिमाग तो जैसे सुन्न सा हो गया था। मैंने अपने आसपास देखा तो मैं और भी डर गया, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वो जगह एक कब्रिस्तान थी। मैं हल्के हल्के कदमों के साथ आहिस्ता से गाड़ी के पास चला गया और सीधा गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी की खिड़की दरवाजे चारों तरफ से बंद कर ली और जब मैंने ये बात भावेश को बताई तो भावेश के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो फिर से पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता थी, अगर उस राक्षस के कानों तक भावेश की आवाज पहुंची तो फिर ये हमारी आखिरी रात होगी। मैंने किसी तरह एक बार फिर से भावेश को शांत किया और उसे चुपचाप गाड़ी में बैठे रहने को कहा कि तभी अचानक से भावेश बोल पड़ा, सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं। इस बार फिर से उसकी आवाज बदल चुकी थी। फिर उसके अंदर किसी की आत्मा ने प्रवेश किया था। मैंने डर के मारे उससे कहा, यहां से चले जाओ, हमें छोड़ दो अपनी हालत पर। तब भावेश ने धीमी आवाज में कहा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इस राक्षस से तुम्हें कौन बचाएगा। फिर मुझे लगा कि शायद भावेश के अंदर कोई बुरी आत्मा का वास नहीं है, तो मैं हाथ जोड़ते हुए बोला, आप कुछ भी करें लेकिन हमें बचा लीजिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो राक्षस बहुत भयानक है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी इतनी बात सुनने के बाद भावेश एकदम से शांत हुआ और फिर उसने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम दोनों बस चुपचाप गाड़ी के अंदर छुपकर बैठे रहो, तभी तुम्हारी जान बच पाएगी। वो फिर से बाहर आएगा शिकार को ढूंढने और तुम्हारी जरा भी आवाज उसे तुम तक लेकर आएगी। तो जितना शांत रह सको रहो, कोई भी हलचल नहीं। अगर तुमने कोई छोटी सी भी गलती की फिर तुम्हारा अंत बिल्कुल निश्चित है। याद रहे, वो राक्षस तुम्हारे पास जरूर आएगा और तब तक यह गाड़ी भी शुरू नहीं होगी। इतना कहने के बाद भावेश फिर से नॉर्मल हो गया। शायद हमें यह बात बताने के लिए ही इतनी देर से वो आत्मा भावेश के शरीर में दाखिल हुई थी। मैंने सारी बातें एक बार फिर से भावेश को बताई तो भावेश भी बुरी तरह से डर गया। तो मैंने भावेश को समझाते हुए कहा, देखो, अब हमें किसी भी तरह से हमारी गाड़ी को यहां से लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता तय करवाना होगा, लेकिन फिलहाल बुरी बात यह है कि हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है। इस वजह से आगे बढ़ना मुश्किल है। तो अगर हमें सही सलामत घर जाना है तो कुछ देर तक आराम से गाड़ी में पड़ा रहना होगा। और जब मैं भावेश को यह समझा रहा था तभी अचानक हमें बाहर की तरफ से कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगी। मैंने धीरे से खिड़की के कांच से बाहर झांक कर देखा तो अंधेरे की वजह से मुझे वहां पर पहले तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वो चीज जंगल से बाहर निकल कर आई तब एक काली परछाई उभरती हुई मुझे नजर आने लगी। वो जब गाड़ी के बहुत पास आया तो छुपकर मैंने उसका चेहरा देखा। वो वही राक्षस था और उसका पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था। कुछ पल में ही वो हमारे बेहद करीब आ चुका था।
मैं तो डर से थर थर कांप रहा था, क्योंकि सिर्फ मैंने ही उसे बहुत अजीब तरीके से एक इंसान को खाते हुए देखा था, और अब तो वो और भी ज्यादा डरावना और भयानक लग रहा था। हमारी हाथों की उंगलियों जितने लंबे उसके दांत थे। उन्हें देख मेरे अंदर का डर लगातार बढ़ता जा रहा था। साथ ही उसकी गुर्राने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। अगर उसे पता चला कि हम दोनों गाड़ी में हैं, तो हमें खत्म करने में उसे एक पल भी नहीं लगेगा। हम अपना सर झुकाकर सीट के नीचे छुपे रहे। उसका वो भयानक रूप देखकर किसी भी इंसान की चीख निकल जाती, लेकिन मैं और भावेश अभी भी एकदम शांत पड़े हुए थे। वो राक्षस हमारी गाड़ी के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। हम उसकी भारी कदमों की आवाज को महसूस कर पा रहे थे। मैंने अपने सर को हल्का सा बाहर निकाला और धीरे से बाहर देखने की कोशिश की। वो राक्षस अभी भी गाड़ी के सामने खड़ा था और अपनी लाल लाल आंखों से बिल्कुल हमारी गाड़ी के अंदर ही देख रहा था। हमारी एक छोटी सी गलती और उसे पता चल जाएगा कि हम गाड़ी के अंदर ही हैं, और फिर वो हमें आसानी से अपना शिकार बना लेगा। लेकिन मैं और भावेश, हम दोनों किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बस पड़े हुए थे। कुछ देर बाद हमें दूर जाते हुए भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। शायद वो राक्षस अब पीछे हटने लगा था, और तब जाकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि इस राक्षस का वास इस पूरे इलाके में है, तो जब तक सूरज नहीं उगता वो यहां से नहीं जाएगा, और जब तक अंधेरा है उसका खतरा बना ही रहेगा। अंधेरे में हम यहां से भागने की कोशिश ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो हमसे ज्यादा तेज था। वो हमें कभी भी पकड़ सकता था। तो सूरज उगने तक इस राक्षस का खौफ पूरे जंगल के अंदर ऐसा ही रहेगा। ऊपर से हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, और अगर गलती से हमारी गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती तो भी उस राक्षस की शक्तियां हमारे सामने बहुत ज्यादा थी। हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद वो राक्षस वहां से चला तो गया, लेकिन फिर भी हम अपनी जगह से थोड़े भी नहीं हिले। सुबह के 6 बज रहे थे और हम उस जंगल में उजाला होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सूरज की पहली किरण गाड़ी के अंदर आई, मुझे अंदर से सुकून महसूस हुआ, और इस बार मैं हिम्मत करके उठकर बैठ गया। ये समझने के लिए सूरज की रोशनी ही काफी थी कि उस राक्षस का खौफ अब उस जंगल से हट चुका है। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी भी एक झटके में स्टार्ट हो गई। रात भर जागने की वजह से हमारी हालत खराब हो गई थी, तो हमने आगे जाकर एक ढाबे के पास गाड़ी रोक दी और फिर गाड़ी के अंदर ही सो गए। भगवान की कृपा थी, या फिर ऐसा कहे कि उस अच्छी आत्मा की वजह से हमारी जान बच पाई थी, वरना अब तक तो हम उस राक्षस का शिकार बन चुके होते। उसके अगले दिन हमने इंटरनेट पर और गूगल मैप पर उस रास्ते के बारे में बहुत ढूंढा। वो रास्ता हम कैसे भटक गए हमें पता ही नहीं चला, लेकिन हमें वो रास्ता मैप पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहां से शुरू हुआ था और कहां खत्म हो गया था पता ही नहीं चला। वो सब कुछ सच होने के बावजूद हम उसे किसी डरावने सपने की तरह भुलाने की कोशिश आज भी कर रहे हैं।